Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today the topic of the video is The Great Exhibition by Hugh Walpole from the fiction section of the book Modern English Prose by Guy Brooks. But before that, please subscribe my channel for more informative videos. Please subscribe. You have to. Okay. Now let's start by the introduction of the writer. Hugh Walpole was a critic and a novelist. His books represent the present-day serious traditional fiction. His books are large and there is a careful urbane writing and the social atmosphere in जो कि peculiar special social atmosphere उनकी books में पाया जाता है which he creates. His world is pleasant but somehow desperately unsatisfying. The Great Exhibition has been taken from his book The Fortress. It is about the Great Exhibition of Industry of All Nations inaugurated by Queen Victoria on 1st May 1851. यहाँ पे जो पैसेज आज हम पढ़ेंगे दिस इज अबाउट दैट और जो है उनके इस ग्रेट एग्जीबिशन का एक थोड़ा सा पैसेज राइटर ने लिखा है जो हुई थी 1851 में. फर्स्ट आई विल गिव यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस एग्जीबिशन. दिस एग्जीबिशन जो है 1851 में ये हुई थी हाइड पार्क लंदन में. It was organized by Queen Victoria's husband, Prince Albert. इनके अंदर बहुत से नामवर लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था. फॉर एग्जांपल चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, माइकल फैराडे, लुइस कैरल, जॉर्ज एलियट, चार्ल्स डिकेंस, शार्लेट ब्रॉन्टे एंड दीज वर द फेमस नेम्स जिन्होंने अटेंड की थी एग्जीबिशन. और जो है ये काफ़ी ह्यूज एग्जीबिशन थी. इसके अंदर मेन सेंटर क्या था? The bringing forth of the new era of the machinery age. यानी कि इसके अंदर सारी इंडस्ट्रीज़ की जो मशीन्स वगैरह हैं और स्टीम इंजन्स वगैरह और जो रेवोल्यूशन एक आ रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया में उसकी एग्जीबिशन ये थी. उसको एग्जिबिट किया गया था इसके अंदर. द मैन एज वॉज सून गोइंग टू बी चेंज. एक न्यू एरा आ रहा था. लोग मैनुअल वर्क छोड़ के मशीन्स यूज़ करना शुरू कर रहे थे. There were 6 million people attended this exhibition. ये 1 मई से स्टार्ट हुई और 15 अक्टूबर तक ये चलती रही. और it was a very big event in the history. इसके अंदर जो important exhibition में जो inventions हुई these were telescope. ये उस टाइम हुआ था इजाद. fax machine type एक बनाई गई थी. उसका precursor to the fax machine इस तरह से एक बनाई गई थी. इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन बनाई गई थी जो ऑटोमेटिकली वोट काउंट करती थी. देन बैरोमीटर यूजिंग लीचेस बनाया गया था. सो दीज वर द नंबर ऑफ आइटम्स दैट रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द एग्जीबिशन. सो इसके अंदर जो राइटर ने पैसेज लिखा है ह्यू वॉलपोल ने, दिस इज एक्चुअली उसी ग्रेट एग्जीबिशन के बारे में है पर उसको फिक्शनल टच दिया है बाय द इंसर्टिंग 2 कैरेक्टर्स विच इज जूडिथ एंड डोरथी, 2 लेडीज. इनके नज़रिए से इस एग्जीबिशन को दिखाया गया है और हम इन्हीं के नज़रिए से इस पैसेज को पढ़ेंगे कि क्या हो रहा था. देयर इज दिस आयरनी इन डिस्क्रिप्शन टू. इन दोनों कैरेक्टर्स के ज़रिए थोड़ी सी आयरनी प्रेजेंट की गई है कि कैसे एक मॉडर्न एज सामने आ रही है. लोग जो हैं वो अब कम्प्लीटली डिफरेंट बनने लगे हैं. इसके और लिटरेरी स्किल है इसके अंदर. मिड विक्टोरियन एटमोसफेयर को भी थोड़ा सा डाला गया है बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वीन विक्टोरिया. और जो क्रिस्टल पैलेस का ह्यूज ग्लास स्ट्रक्चर है. क्रिस्टल पैलेस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जीबिशन क्योंकि एक बहुत बड़ा वो बनाया गया था मॉडल क्रिस्टल पैलेस का एंड दैट वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन इन दिस एग्जीबिशन. इसको फिर बाद में शिफ्ट भी किया था दूसरी जगह पे. सो दिस वाज द ह्यूज अचीवमेंट. और जो है इसी को देखते हुए फिर जब अमेरिका में एग्जीबिशन हुई थी तो उन्होंने भी इसी की नकल करते हुए वहाँ पे बनाया था. सो दिस वाज एक्चुअली अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट हैपन. ये ग्रेट एग्जीबिशन हुई स्टार्ट पेरिस और फ्रांस वगैरह में थी पर उसको कॉपी करते हुए ब्रिटेन ने भी अपनी की. ज़्यादातर ये दिखाने के लिए कि हाउ मच पावरफुल ब्रिटिश पीपल आर और उनके पास कितनी जदीद मशीनरी आ चुकी हैं और उन्होंने सारी अपनी प्राइड और अपना रोब दिखाने के लिए ये एग्जीबिशन की थी. ऑल्सो देन आफ्टर दैट इट हैपेंड इन न्यूयॉर्क टू. सो दिस वाज अ होल चेन ऑफ इवेंट्स. बट इधर हम लोग यहाँ पर ब्रिटेन वाली ग्रेट एग्जीबिशन पढ़ेंगे एंड वो भी फिक्शनल होगी बाय द आइज ऑफ 2 लेडीज डोरथी एंड जूडिथ. Now let's start the summary of the chapter. It starts from these lines. The great day approached. The great day arrived.
But the whole of London was by this time an exhibition. Foreigners were everywhere: Germans, Turks, Americans, French, and even Chinamen. So these are the opening lines of this passage, which शुरू में ही बता दिया गया है that the great day has arrived, जिसको बहुत ज़्यादा awaited किया हो रहा था, वो May 1st 1851 के यहाँ बताया गया है. Finally वो day आ गया. Whole of the London जो है वो पूरा exhibition बन चुका था, because there were many facilities, entertainment facilities. Foreigners different countries से आए हुए थे इसको अटेंड करने के लिए. Bands, entertainers, performers, हर जगह restaurants खुले हुए थे. और जो है ये इस तरह से बयान किया गया है कि लंदन वॉज फुली डेकोरेटेड, और जो है एग्जीबिशन को उसकी ग्रैंडर दिखाया गया है यहाँ पे. फिर जो है यहाँ पे 2 लेडीज अगेन, जूडिथ एंड डॉरथी, उनको राइटर बताते हैं कि वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थी. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बैंड्स और द एंटरटेनमेंट. किस चीज़ में इंटरेस्टेड थी? दे इन द एग्जीबिशन. वो वहाँ पे सिर्फ एग्जीबिशन देखने आई थी. और वो लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा अमेज थी ये देखकर कि कितना ज़्यादा रश था, कितना क्राउड मौजूद था क्रिस्टल पैलेस के आगे, और हर जगह कैरेजेस और वैगन से जो है पूरा रोड ब्लॉक हुआ था, जैम्ड हुआ था रोड पूरा. पैलेस के पीछे जो ग्राउंड्स थे वहाँ पे कुछ लोग राइडिंग कर रहे थे, जबकि जो आगे का हिस्सा था इट वाज कवर्ड विद क्राउड ऑफ कैरेजेस एंड वैगन्स. फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि स्टीम इंजन्स थे जो कि सारी जगह एग्जीबिशन में लगे हुए थे. उसकी वजह से काफ़ी शोर हो रहा था और स्टीम पफ्स भी उसके अंदर से निकल रहे थे. कोल, ग्रेनाइट, एंकर्स और सारी पुराने ज़माने की जो चीज़ें थी वो भी सामने डिस्प्ले में थी, जिससे और भी ज़्यादा नजर आ रहा था कि पहले क्या था इंसान की ज़िंदगी की चीज़ें और अब उसके अंदर क्या रेवोल्यूशन आने वाला है. देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन टू, जिससे नजर आ रहा था कि man has going to be extinct. अब नई एरा आ रहा है which is machine era. Dorothy was actually very excited to see all of this. She felt pride कि वो ब्रिटेन से ताल्लुक़ रखती है और ब्रिटेन की एक नोबल और वेल नोन फैमिली से बिलोंग करती है, और ये जो कुछ भी आज हम ब्रिटेन की शान और शौकत दिखा रहे हैं, आई एम पार्ट ऑफ इट एंड आई फील प्राउड ऑफ इट. जबकि जूडिथ जो थी शी वॉज इरिटेटेड बाय दिस. डोरथी को वो समझे कि शी इज़ वेरी ओवर एक्साइटेड, और उसे ये रश और शोर शराबा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज शी वॉज अवेयर कि अब जो एज ऑफ मैन है वो ख़त्म होने वाली है. इट इज़ गोइंग टू बी डूम्ड, और जो है मशीन एज आने वाली है, विच इज़ वो थोड़ा सा उसे लग रहा था कि दिस इज़ नॉट गुड. हाउएवर जो है उन सबको, जो उनकी फैमिली थी यानी कि हैरिस उनकी फैमिली थी, और जो है उसकी वजह से उनको बहुत अच्छी सीट्स मिली. Judith, Dorothy, Lady Harris, Little Alice, Adam, Margaret, John and Elizabeth, ये सारे उनके फैमिली मेम्बर्स थे जिनको बहुत अच्छी सीट्स मिली एग्जीबिशन में, VIP सीट्स मिली, क्योंकि उनका जो हेड था ओल्ड वेल, उसकी पावर पोजीशन बहुत हाई थी, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत अच्छी पोजीशंस मिली. फिर क्या हुआ कि जो है द एंटायर लंदन वॉज एक्साइटेड. सिर्फ डॉरथी नहीं प्राइड फील कर रही थी, बल्कि एंटायर लंदन फेल्ट प्राइड, क्योंकि वो अब न्यू एरा अशर कर रहा था और दुनिया को अपना पावर दिखाने जा रहा था. फिर जब वो लोग पेरिस पहुँचे तो वो लोग बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा सरप्राइज होकर देखकर, और उन्होंने देखा कि अंदर ग्लास फाउंटेन है बहुत ज़्यादा प्यारा बड़ा सा, एंड इट वाज द सिंबल ऑफ ग्लोरी ऑफ ब्रिटेन. जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती थी क्रिस्टल रूफ के अंदर से, तो ऐसा लगता था कि जैसे आइसिकल से बना हुआ है ये ग्लास फाउंटेन. होल प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी डेकोरेटेड थी विद कारपेट्स, टेपेस्ट्रीज, और वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से चीज़ें, स्टैचूज़ वगैरह बने हुए थे. ख़ासतौर पे एक क्वीन और प्रिंस का जो राइडिंग स्टैचूज़ थे वो बहुत ज़्यादा लाइफ लाइक लग रहे थे और बहुत ज़्यादा प्राइड, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को फील हो रहा था दैट दिस इज़ आवर क्वीन एंड दिस इज़ आवर प्रिंस, और उनके लाइफ लाइक स्टैचूज़ वहाँ एग्जिबिट हुए हैं. फिर जहाँ वो लोग बैठे थे वहाँ पर ऊपर एक कैनोपी थी, रॉयल सीट्स के ऊपर जो थी एक कैनोपी थी जो डेकोरेट हुई थी, वो स्पेशल बता रही थी कि रॉयल सीट्स है, यहाँ रॉयल फैमिली आके बैठेगी. उसके ऊपर गोल्डन कॉर्निसेस और फ्रिंजेस लगे हुए थे, और प्लूम्स थे, ब्लू एंड वाइट फेदर्स प्यारे प्यारे लगे हुए थे, और हर एक एंगल से निकल रहे थे. फिर क्या हुआ कि ऑलरेडी सजी हुई जगह थी बहुत ज़्यादा, लेकिन और भी ज़्यादा ग्लोरी इन्हेंस हुई सीन की जब लोग आने लगे, यानी कि जो मेंबर्स थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो अटेंडर्स थे.
अटेंडीज थे यानी कि कर्टियर्स और अदर ऑफिशियल्स जब असेंबल होना शुरू हुए रॉयल सीट्स के अंदर अपने प्रॉपर ऑर्डर में, जैसे कि उनकी रैंक्स थे उस लिहाज से वो अरेंज होना शुरू हुए अपनी सीट्स में। वहाँ पे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट मौजूद थे अपने ग्लोरियस सूट्स में, एम्बेसडर्स ऑफ एवरी कंट्री इन ब्लू, ग्रीन, रेड, सिल्वर और वाइट ड्रेसेस, द चाइनीज ऑफिशियल इन हिज रेड कैप विद पीकॉक फेदर्स, द टर्बेंट टर्क यानी कि जो पगड़ी उन्होंने टर्क्स ने ऊपर बांधी होती सर पे, एंड द इजिप्शियन इन रेड कैप यानी कि डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए थे और ऑफिशियल्स बड़े बड़े हाई रैंक जिनके थे वो बड़े बड़े लोग आए हुए थे। देन देवर रॉयल गार्ड्स भी थे, ट्रम्पेटियर्स, द एल्डरमैन एंड सो ऑन, यानी कि एल्डरमैन इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल के मेंबर होते हैं, ही हैज़ अ वेरी हाई पोजीशन टू, यानी कि सारी वहाँ एलीट क्लास मौजूद थी, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह। फाइनली फिर क्या होता है जब ये सारे अपनी जगह पे आ गए तो अब रॉयल फैमिली ने आना था, रॉयल प्रोसेशन ने आना था टू इनॉग्रेट द एग्जीबिशन। सबसे पहले रॉयल गार्ड्स आए यानी कि उनकी क्वीन की प्रोसेशन आनी थी तो उनके लिए सबसे पहले रॉयल गार्ड सामने आए। फिर जो है ट्रम्पेट्स बजना शुरू हुए अनाउंसिंग द अराइवल ऑफ क्वीन। फिर जो है क्वीन रॉयल गार्ड्स के साथ और रॉयल फैमिली के साथ जब एंटर हुई पैलेस में तो सब लोग उनके लिए खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन दिया उनकी रिस्पेक्ट में। जबकि जूडिथ ने जब ये सब देखा तो उसे ये इतना कोई ख़ास इंटरेस्टिंग या इम्प्रेसिव नहीं लगा क्योंकि उसे ये चीज़ें बहुत डोमेस्टिक लगती थी, क्वीन और उसकी फैमिली और ये सारा कुछ एक डोमेस्टिक सीन था। बिकॉज जूडिथ यू कैन से वाज अ काइंड ऑफ अ स्केप्टिकल कैरेक्टर, वो थोड़े से क्रिटिसाइजिंग किस्म की थी और जो है उन्हें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी लगती। और ऊपर से उनकी सीट भी ऐसी थी, वो डिस्टर्ब थी, ईजीली नहीं बैठी थी अपनी सीट में क्योंकि मशीन का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आसपास था। उसके अलावा जो ग्लिटरिंग ग्लास रूफ ऑफ द पैलेस थी वो बहुत उन्हें अनॉय कर रही थी, लेकिन जिसकी वजह से वो तंग थी। बट जब उन्होंने देखा दैट द क्वीन एडवांस टू ओपन द एग्जीबिशन तो जो है उन्हें ये सीन काफ़ी अच्छा लगा। तब उन्हें क्वीन की रॉयल्टी और उनकी एलिगेंस और उनकी प्रेजेंस की जो वहाँ पे इम्पोर्टेंस थी उसकी समझ आना शुरू हो गई और उन्हें थोड़ा सा एक्साइटेड फील हुआ कि वाओ दिस इज़ समथिंग वेरी ग्रेट, जिसके लिए द ग्रेट क्वीन खुद आकर उसको इनॉग्रेट कर रही है। क्वीन जब स्टैंडिंग दरमियान में आकर खड़ी थी अलग से और एक उन्हें जब जूडिथ की नज़र से उन्होंने देखा, जूडिथ ने उनको देखा क्वीन को, तो उन्हें शी लुक लाइक एन एम्बलम ऑफ पावर, ऑस्टेरिटी एंड लोनलीनेस, यानी कि उन्हें क्वीन के अंदर ये सब चीज़ें नजर आई। एंड शी फेल्ट एज अ ब्रिटिश द प्राइड शी फेल्ट थ्रू द क्वीन प्रेजेंस। फिर जो है द मास्टर ऑफ द क्वीन म्यूजिक अप्रोच, यानी कि जैसे कि उनके ऑफिशियल होते हैं ना ऑर्केस्ट्राज वगैरह, उनके जो हेड है मास्टर, ही हैज़ अ वेरी हाई पोजीशन टू, उनको स्पेशली सिलेक्ट किया जाता है, बहुत हाई रैंक होता है। तो वो आए और उन्होंने एग्जीबिशन को अनाउंस किया, स्टार्ट किया म्यूज़िक। और फिर जो है एग्जीबिशन क्वीन की जो आर्च बिशप वहाँ मौजूद थे उन्होंने क्वीन की ब्लेसिंग के लिए पूछा कि शुड वी स्टार्ट। देन क्वीन एंड प्रिंस वॉक्ड इन प्रोसेशन और फिर हर मैजेस्टी डिक्लेयर द एग्जीबिशन ओपन। और फिर वहाँ पे जैसे ही उन्होंने एग्जीबिशन इनॉग्रेट की तो बाहर जो है वो 100 कैनन्स एकदम से चली, यानी कि जिससे साबित पता चल गया कि द एग्जीबिशन है स्टार्टेड। So this was the whole chapter, the great exhibition shown through the eyes of two ladies who are fictional characters, but the exhibition that happened was real. उसके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से राइटर ने हमें एग्जीबिशन को भी बताया है और जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर्स को बीच में इंसर्ट किया है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मेंशन यहाँ पे किया जाएगा कि जो है यहाँ पे उन्होंने इसको एक डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देने की कोशिश की है इस पैसेज को, किस तरीके से कि यहाँ पे जो कैप्टन हैरीज हैं उनकी काफ़ी कोट्स उन्होंने बीच में डाली हैं कि जैसे कि वो वहाँ बैठे थे और उन्होंने जो लिखी हैं चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा ऐसे नज़र आता है जैसे आप एक रियल डॉक्यूमेंट ही पढ़ रहे हैं और उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल है कि आपको लगता है कि आप सामने अपने वो देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट कैप्टन विलियम हैरीज wrote in his Folly Tars Capers, this glorious fountain in the center of the building, shining as the sun's ray, came slanting down upon it through the crystal roof,
as if it had been carved out of icicles, or as if the water streaming from the fountain had been made suddenly solid and transfixed into beautiful forms. So इस तरह से दिखाया गया कि जैसे कैप्टन हैरिस वो नोट डाउन कर रहे हैं और बहुत डिटेल से बता रहे हैं व्हाट ही सॉ, यानी कि इसको डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ लुक दिया गया है सर ह्यू वॉलपोल ने, कि जिससे हमें बहुत रियलिस्टिक लगे. Then it was when the retinue of a court began to assemble that the same became one perhaps the most gorgeous and colouring and ever beheld, for it was seen in the clear light of the transparent roof above. तो ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो कैप्टन हैरिस के ज़रिए वो बता रहे हैं एक एक डिटेल की. There was the old Duke too, with his silver hair and crooked back showing most conspicuous among the whole. And the back and at the back and sides of the throne stood the gentlemen at arms in their golden helmets with the long plumes of white ribbon-like feathers drooping over them. तो यानी कि बिल्कुल इतनी डिटेल ऐड की गई है कैप्टन हैरिस के ज़रिए कि जैसे लगे कि वो अपनी आप बीती नहीं जैसे सुना रहे होते या रुदात सुना रहे होते हैं. जैसे आप उर्दू में रुदात बताते हैं कि मैंने आंखों देखा हाल इवेंट का कैसा था, वैसी लाइफ लाइक क्वालिटी थोड़ी सी रियलिस्टिक क्वालिटी राइटर ने इसमें दी है. So this was the chapter The Great Exhibition. Hope you like my video. Please give it a thumbs up and subscribe my channel and share the video.